मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के रिसेंट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग फाइनाइट वायर पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स अब हम लोग सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। देखिए, ये एक पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। इसमें क्या कहना चाहते हैं? यू कैन सी इन द फिगर ए वायर इज कैरिंग द करंट स्मॉल आई, वायर हैज द लिमिटेड लेंथ, इट इज फाइनाइट इन लेंथ। नाउ if the point P lies outside of the wire as shown in the figure, then what will be the value of the magnetic field produced by the current carrying wire at the point P? Given that the distance of the point of observation from the wire is small d, ये distance आपको मालूम है। और क्या given है यहाँ पर? The angle made by the point of the observation at the wire is alpha 1 and alpha 2। आप देख सकते हैं ये जो एंगल बन रहे हैं, अल्फा 1 पहला एंगल है और अल्फा 2 दूसरा एंगल, देख सकते हैं आप। अल्फा 1 इंटीरियर एंगल है और अल्फा 2 क्या है? वो एक्सटीरियर एंगल है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को वायर के एंड से ज्वाइन करने वाली लाइन वायर के साथ में जो एंगल बना रही है वो एंगल है अल्फा 1 और अल्फा 2। आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, कितना बनेगा। जरा एक बार रिकॉल करें, किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग फाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? तो ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था, अगर कोई वायर हमारे पास में है और लिमिटेड लेंथ का है, उसमें करंट आई पास कर रही है, तो उससे स्मॉल ए की डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? B equals mu naught I upon 4 pi a times of sin of phi 1 plus sin of phi 2, or B equals mu naught I upon 4 pi a times of cos of theta 1 plus cos of theta 2. Here theta 1 and theta 2 are the angle made at the wire with the point of observation. तो वही सेम फॉर्मूला आप यहां अप्लाई करें। आप जरा देखें यहाँ पे क्या एंगल बन रहे हैं। देखिए यहां पर अगर हम देखें तो अल्फा 1 तो अपना इंटीरियर एंगल है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारा थीटा 1 तो अल्फा 1 है, लेकिन जो सेकंड जो एंगल हमें लेना है वो भी इंटीरियर होना चाहिए। और इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? अगर अल्फा 2 बाहर का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को वायर से ज्वाइन करने वाली लाइन वायर के साथ में क्या बनाएगी? इंटीरियर एंगल। ये एंगल बेसिकली थीटा 2 है और उसकी वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस अल्फा 2, है कि नहीं? बोलिए। सो थीटा 1 तो अल्फा 1 के ही इक्वल है, थीटा 1 की वैल्यू अल्फा 1 के इक्वल है और थीटा 2 की जो वैल्यू है वो पाई माइनस अल्फा 2 है। याद रखिए, जब भी हम cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम इंटीरियर एंगल देखते हैं जो वायर पर बन रहा है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के द्वारा। तो आओ लगा देते हैं फॉर्मूला। डिस्टेंस आपको डी मालूम ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो वैल्यू होगी वो आप दे सकते हैं। फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा 2। देखिए जरा, यहाँ पे ए का मतलब है डिस्टेंस। इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की वायर से डिस्टेंस कितनी है? तो ये डिस्टेंस है स्मॉल डी, दिया गया है इसमें। तो हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इनटू कॉस ऑफ थीटा 1 का मतलब क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ अल्फा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा 2 का मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कॉस ऑफ 180 माइनस अल्फा 2, है कि नहीं? बोलिए। ऐसा कुछ हो जाएगा। जरा मुझे बताएं क्या मिलेगा फाइनली आपको? तो आप बोलेंगे इसका आंसर मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ अल्फा 1 cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये मिलने वाला है माइनस कॉस ऑफ अल्फा 2। यही इसका आंसर होगा, यही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। जरा बताओ इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ बनेगी? तो देख लो जरा, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन करंट कैरिंग वायर के राइट साइड में है कि नहीं? तो अगर हम करंट की डायरेक्शन में अपने जो है वो अंगूठे को रखें और हथेली को उस तरफ करें जिधर हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और इसको प्रेस करें, तो डायरेक्शन बन रही है इनसाइड, यानी कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इनसाइड। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनसाइड, हम लोग लगाएंगे क्रॉस साइन। ये इसका आंसर हो गया। देखिए इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में। इसमें क्या कहना चाहते हैं? एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ द साइड स्मॉल ए कैरीज ए करंट ऑफ कैपिटल आई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द वर्टेक्स पी ऑफ द ट्रायंगल। देखिए ध्यान से, एक हमारे पास में इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में करंट आई पास कर रही है। इसकी हर एक जो साइड है वो साइड की वैल्यू आपको दी गई है। हर एक जो साइड है वो बराबर है, चूंकि इक्विलैटरल है, और ये वैल्यू कितनी है? स्मॉल ए है।
आपको पता लगाना है कि पॉइंट पी पर क्या बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या बनेगी। जरा सोचिए, यहां पर 3 करंट कैरिंग वायर हैं, पी क्यू, क्यू आर और पी आर। पॉइंट पी देखा जाए तो करंट की डायरेक्शन में अगर आएगा तो उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। इसका मतलब ये जो वायर पी क्यू और ये जो वायर पी आर हैं, इनकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, क्योंकि ये पॉइंट पी इन्हीं की डायरेक्शन में आ रहा है। देख लीजिए, देख लीजिए, वायर पी क्यू और जो पी आर हैं ये कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर बनाने वाला है केवल एक वायर जो कि है क्यू आर। और देख लीजिए, इस क्यू वायर वायर के लिए जो पॉइंट पी की जो लोकेशन है वो डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम पॉइंट पी से ड्रॉ करते हैं एक परपेंडिकुलर। ये रहा एक परपेंडिकुलर, यही डिस्टेंस होगी स्मॉल ए या डी, जो भी आप कहना चाहेंगे। यहाँ पे हम ए नहीं यूज कर सकते बिकॉज ए तो इस ट्रायंगल की साइड है, तो हम इसको डी लिख लेते हैं। जरा बताओ इस डी की वैल्यू कितनी होगी। तो किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो हाइट होती है बेसिकली √3/2 टाइम्स ऑफ साइड, और इसकी साइड कितनी है? स्मॉल ए। तो ये डिस्टेंस डी की वैल्यू हो जाएगी, डिस्टेंस जो डी आपको दिखाई दे रही है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2a। करंट है आई। अब जरा देखो, देखिए कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को इस वायर क्यू आर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो वायर के साथ में क्या एंगल बना रही है। तो बोलेंगे ये हर एक एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। सो θ1 की वैल्यू भी क्या है? 60 डिग्री है, और θ2 की वैल्यू भी क्या है? 60 डिग्री है। तो जरा बताओ कैसे फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की पोजीशन पर है ये, तो हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स μ0I अपॉन 4πd, यहाँ पे डिस्टेंस d लिखेंगे, इनटू 2 टाइम्स ऑफ, क्या करेंगे? 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा। क्या करेंगे? 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा। cos θ1 प्लस cos θ2 दोनों सेम एंगल हैं, एडअप हो जाएंगे। देख लीजिए, μ0 टाइम्स ऑफ करंट अपॉन 4π, इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? √3/2 टाइम्स ऑफ ए इंटू 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा। cos 60 की वैल्यू क्या बनेगी? ये बनेगी हाफ, और हाफ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। √3, ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2 टाइम्स ऑफ μ0I अपॉन, क्या लिखेंगे इसको हम? 4√3πa इंटू 2 इंटू हाफ। हाफ से 2 कैंसिल, 2 से आप 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको एक तरीके से μ0I अपॉन 2√3πa। यही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जनरेट होगी इस वर्टेक्स पी पर। पॉइंट पी पर केवल ट्रायंगल का जो वायर, ट्रायंगल की जो साइड क्यू आर है वही मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी, और जो दोनों साइड्स हैं वो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएंगी, क्योंकि पॉइंट पी इन दोनों साइड्स के लिए करंट की डायरेक्शन में, और करंट की डायरेक्शन में नो मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा याद रखिएगा इस बात को, ठीक है।